हेलो क्लास 12। इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं भक्तिन और नमक से, और उसके साथ साथ आपको 20 प्रश्न मीडिया के भी मिल जाएंगे। मीडिया के प्रश्नों का लिखित रूप आपको इसमें मिलेगा। तो पहले हम रिवाइज करते हैं, भक्तिन को याद कर लेते हैं। देखिए, जो भक्तिन थी वो महादेवी के पास जब आई, उससे पहले उनका नाम लक्ष्मी था। वो झूसी गांव के एक खेतीहर की बेटी थी जो एक बड़े किसान थे। उसका विवाह हुआ था गोपालक से। छोटी ही आयु में उसका पति स्वर्ग सिधार गया। उसकी 3 कन्याएं हुई। वो एक बड़े बाप की बेटी थी, इसलिए उसका पति उसकी बहुत सम्मान करता था, बहुत इज्जत करता था। लेकिन 3 बेटियां होने के बाद परिवार में उसका सम्मान घट गया, क्योंकि उसकी जो सासू माँ थी उसके 3 बेटे थे, और जो जेठानियां थी वो भी, उनके भी बेटे थे। परिवार में कोई भी लड़की नहीं थी, इसलिए सबने उसका सम्मान कम कर दिया। वो घर के सारे काम करती, खेती के सारे काम करती, लेकिन इसका फायदा ये भी था कि उसको खेती और जो भी बाग बगीचे थे उसके बारे में बारीकी से जानकारी भी मिल गई। सास और जेठानियां पति को बहुत सिखाती, बहुत चढ़ाती, लेकिन पति अपनी गर्वीली पत्नी पर कभी हाथ नहीं उठाता था। वो समझता था कि ये बहुत गर्व करने वाली है। जबकि उसकी जो जेठानियां थी वो बहुत ही दिन रात कूटी पीटी जाती थी। ये तो हो गई लक्ष्मी की बात, लेकिन लक्ष्मी भक्तिन कैसे बनी, अब इसकी बात पर आते हैं। पिता के पास काफी संपत्ति थी। माता छोटी उम्र में ही स्वर्ग सिधार गई थी। बहुत छोटी उम्र में उसका विवाह कर दिया गया, और गौना भी बहुत छोटी सी आयु में कर दिया गया। वो अपनी ससुराल आ गई। पिता एक बार बीमार पड़े। विमाता ने इस डर से कि पिता कहीं उसे संपत्ति ना दे दें, बीमारी का उसको नहीं पता दिया, और मरने के बाद उसको बुलाया। लेकिन सास ने भी ये नहीं बताया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सोचा कि यहाँ पर रोए धोएगी तो उसके यहाँ अपशगुन होगा, इसलिए उसको सजा संवार कर, गहने अच्छे कपड़े पहनाकर उसके पीहर भेज दिया। लेकिन लक्ष्मी जैसे ही गांव में प्रवेश कर रही थी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब आई हो, जब पिता की चिता की राख भी ठंडी हो गई। उसे बड़ा अफसोस हुआ। वो उल्टे पांव ही अपने ससुराल लौट आई और अपने सारे गहने अपने पति और सास पर उठाकर फेंक दिए, और बहुत नाराज हुई। उसने वहां का सारा गुस्सा भी यहां पर निकाल दिया। तो उसके जीवन में लेकिन बहुत बुरा हुआ। पति छोटी सी उम्र में ही उसको छोड़ के स्वर्ग सिधार गया। लेकिन एक बात अच्छी हुई थी कि उसकी बड़ी बेटी का विवाह उसके पति ने कर दिया था। अब उसके जो ससुराल के लोग थे वो ये सोचने लगे कहीं ये विवाह ना कर ले, लेकिन उसने अपना सर मुंडवाकर ये बात डिक्लेयर कर दी कि अब वो कभी भी भविष्य में विवाह नहीं करेगी। और एक अच्छी बात यह की कि जिस लड़की का विवाह उसके पति ने किया था, उस दामाद को अपने साथ लाकर रख लिया, और उसकी सहायता से ही बाकी दोनों लड़कियों का विवाह भी कर दिया। अब लक्ष्मी, उसकी बेटी और उसका दामाद सब मिलकर आराम से रहने लगे। लेकिन भाग्यहीन का भाग्य कभी कभी साथ नहीं देता। कुछ दिनों बाद ही वो दामाद जिसको कि उसका पति लाया था, वो भी स्वर्ग चला गया और बेटी रह गई। अब जो परिवार के लोग थे उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर लड़की का विवाह कहीं बाहर कर दिया तो धन संपत्ति का क्या होगा। तो वो ये जुगाड़ लगाने लगे कि किसी भी तरह से इसका विवाह ऐसी जगह कर दिया जाए जिससे कि संपत्ति सारी परिवार में ही रह जाए। तो उसके रिश्ते के जो भाई थे उन्होंने अपने साले को बुला लिया, अपनी पत्नी के भाई को, और उससे विवाह करने की बात करने लगे। लेकिन लक्ष्मी की जो बेटी थी वो भी मां से कम नहीं थी। उसने उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन वो हारने वाले नहीं थे। उन्होंने एक चाल चली, और बेटी ने मजबूर होकर पंचायत के फैसले के सामने सर झुका दिया, और वो उसके पति के साथ रहने लगी। लेकिन वो लड़का एकदम ठीक नहीं था, तीतरबाज लड़का था। वो लगान नहीं देता था। जमींदार को गुस्सा एक दिन आ गया। उसने लक्ष्मी को बुलाया और सजा के तौर पर सारा दिन धूप में खड़ा कर दिया। लेकिन स्वाभिमानी लक्ष्मी लौटकर घर नहीं गई, शहर आ गई, और काम ढूंढते ढूंढते महादेवी के पास आ गई। महादेवी ने देखा कि गले में कंठी है, सर पे बाल नहीं है, एक धोती से सर ढके है। उन्होंने उसका नाम पूछा, उसने नाम नहीं बताया। महादेवी ने उसको नाम दिया भक्तिन, क्योंकि उसका सारा हुलिया एक भक्तिन का ही था।
जब बहुत पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम लक्ष्मी है, लेकिन उसके इस नाम को वो किसी को ना बताएं, क्योंकि उसकी वर्तमान दशा और नाम दोनों में मैच नहीं है। अब वो महादेवी के पास रहने लगी। महादेवी ने बहुत चाहा कि उसे पढ़ा लिखा दे, क्योंकि उनके यहाँ रहने वाले जितने भी नौकर चाकर थे सब समय समय पर पढ़ा करते थे। लेकिन भक्तिन पढ़ने को तैयार नहीं थी, और जो नहीं पढ़ता था उसकी वॉच करती रहती थी, उसे पढ़ने के लिए कहती थी। जब महादेवी बहुत कहती कि पढ़ो लिखो, तो कहती कि घर की 2 महिलाएं हैं और दोनों ही महिलाएं अगर पढ़ने लगेंगी तो घर कौन संभालेगा। वो मोटी रोटी बनाती, गाढ़ी अरहर की दाल बनाती। महादेवी धीरे धीरे देहाती होती चली गई, उन्होंने उसके साथ एडजस्ट कर लिया। लेकिन वो जरा भी नहीं बदली, उसने जी के स्थान पर ए ही कहती रही, जी कहना नहीं शुरू किया। महादेवी ने बहुत सुधारना चाहा, लेकिन वो नहीं सुधरी। धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया उससे कुछ कहना, और अपनी असुविधाएं उससे वो छुपाने लगी, ताकि वो सुविधापूर्वक उनके यहाँ रह सके। कुछ और आदतें भी ऐसी थी जो महादेवी को पसंद नहीं थी, जैसे वो इधर उधर पड़े हुए रुपए को उठाकर छिपा देती, और पूछने पर कहती कि यहां रखे थे, वहां रखे थे, इसलिए संभाल कर रख दिए गए। महादेवी वर्मा की जो शिष्याएं थीं वो इसके पास आती, वो उनकी कभी कभी हेल्प कर देती, चाय बना देती, या जो भी कुछ होता उनसे अच्छी अच्छी बातें करती। लेकिन जहां पर वो खाना बनाती थी उसके अंदर प्रवेश करने का किसी को भी अधिकार नहीं था, महादेवी को भी नहीं। जो लोग यहाँ पर आते थे महादेवी से मिलने जुलने वाले, वो सब समझ गए थे कि जो भक्तिन है वो जेल से बहुत डरती है, तो वो बार बार उसको डराने के लिए जेल की बात करते। तो वो कहती कि अगर महादेवी को जेल जाना पड़ गया तो वो साथ जाएगी, और वैसे उनको वो छुपाने के लिए अपने गांव ले जाएगी। उसके बेटी दामाद कभी कभी उससे मिलने आते, लेकिन वो उनके साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होती थी। आयु उसकी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वो ऐसा बताती थी जैसे वो जन्म जन्म से महादेवी के साथ रहने वाली है। इस कहानी को महादेवी ने यही छोड़ दिया है, क्योंकि ये कहा है कि वो इसका अंत नहीं करना चाहती, यानी कि ये कहानी बस यहीं पर अंत हो जाती है। महादेवी के साथ उनकी भक्तिन रहती है। ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध रेखा चित्र है भक्तिन। यहाँ पर मैंने आपको भक्तिन की समरी बता दी है। अब इस वीडियो के इस भाग में मैं आपको नमक को बताऊंगी। नमक का मतलब नमक पाठ को बताऊंगी, जिसे रजिया सज्जाद जहीर ने लिखा है, जो भावनाओं पर आधारित पाठ है। तो देखिए, दूसरा हमारा जो पाठ है वो नमक है। सफिया इसका मुख्य कैरेक्टर है। सफिया अपने भाइयों से मिलने लाहौर जाने वाली है, लेकिन उससे पहले एक शाम उनके पड़ोस में कीर्तन है। वो कीर्तन में जाती हैं। वहां पर जो घर वाले हैं, उनकी जो बहू है, वो उससे बातें करती हैं। उनके पास में एक सिख महिला बैठी है। वो बार बार उनको देखती हैं। उन्हें लगता है कि वो उनकी माँ की जैसी है। वैसा ही सफेद दुपट्टा पहने हैं, वैसी ही उनकी कद काठी है, वैसा ही सारा परसेप्शन है। तो वो उनको बहुत प्यार से देखती रहती हैं। सिख महिला भी उनको बहुत प्यार से देखती है। बाद में अपनी बहू से पूछती है कि आखिर ये कौन है। पता चलता है कि पड़ोस में रहने वाली एक लेखिका है, और अब अपने भाइयों से मिलने लाहौर जाने वाली है। जो सिख महिला है वो तो लाहौर के ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि सच में उनका वतन लाहौर ही था। बहुत देर बातें करते रहते हैं। अंत में कीर्तन समाप्त हो जाता है, और जब ये लोग अपने अपने घरों को जाने लगते हैं, तब सफिया महिला से पूछती है कि क्या उन्हें कुछ सौगात चाहिए अपने लाहौर की। तब वो बहुत उदास होती हैं और कहती हैं उन्हें बस एक सेर लाहौरी नमक चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, और सफिया अपने भाइयों से मिलने लाहौर पहुंच जाती हैं। 15 दिन का उनका प्रोग्राम है। 15 दिन एकदम से गुजर जाते हैं। नमक भी आ जाता है। उनके भाई कस्टम अधिकारी हैं। उनसे बात करती हैं कि वो नमक ले जाना चाहती हैं। तो बहन भाइयों में इस बात पर थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। भाई कहते हैं कि आपके हिस्से में नमक हमसे ज्यादा आया है, आप यहां से नमक क्यों ले जाती हैं। वो बताती हैं कि वो नमक अपने लिए नहीं, अपनी एक माँ के लिए ले जाना चाहती हैं। भाई आश्चर्यचकित रह जाता है कि माँ को मरे तो बरसों हो चुके हैं, ये माँ कहाँ से अब आ गई। वो पूरी बात उनको बताती हैं।
भाई कुछ ज्यादा नहीं कह पाते, नमक उनके पास आ जाता है। वो कीनों की टोकरी में छिपाकर नमक ले जाती हैं और फाइनल कस्टम पर आ जाती है। जब वो कस्टम पर आती हैं तो धीरे धीरे उन्हें ये एहसास होता है कि नमक वो छुपा कर नहीं लेकर जाएंगी, क्योंकि ये प्यार की सौगात है, वो दिखा कर लेकर जाएंगी। कीनों की टोकरी के नीचे से नमक निकाल लेती हैं और कस्टम अधिकारी के पास जाती हैं और उनको वैसे ही पूरी बात बताती हैं जैसे कि थी। कस्टम अधिकारी कुछ नहीं कहते, नमक की पुड़िया उनके पर्स में रखते हैं और कहते हैं उन सिख बीबी को बहुत प्यार से नमक दीजिएगा और कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, और जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। तो वहां से उनका नमक पार हो गया। अब वो अमृतसर की तरफ आ गई हैं। यहां पर भी कस्टम अधिकारी हैं। कस्टम अधिकारी को पूरी बात वो इसी तरह से बताती है। तो यहां पर जो कस्टम अधिकारी है वो सुनील दास गुप्ता है। वो नमक उनको ले जाते हैं रूम में, वहां पर चाय पिलाते हैं और एक किताब दिखाते हैं जो उनके एक दोस्त ने उनको उनकी बर्थडे पर दी थी, और बताते हैं कि मैं ढाका का रहने वाला हूं और ढाका का ढाब बहुत अच्छा होता है। और वो अपने देश के ख्यालों में खो जाते हैं और वो सफिया की मदद कर देते हैं। इस प्रकार से सफिया वो नमक जो प्यार का एक तोहफा है अपनी सिख माँ के लिए लेकर इंडिया आ जाती हैं। कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। मतलब जो कहानी है वो बहुत भावात्मक है, बहुत इमोशनल है। सीमाओं में बांट देने से, जगहों को बांट देने से व्यक्तियों के मन नहीं बढ़ते हैं। कहानी इस तरफ इशारा करती है। तो ये नमक कहानी हो गई। इस वीडियो में मैंने आपको 2 पार्ट का रिवीजन दे दिया है। अब मैं आपको इस मीडिया के कुछ प्रश्न बताने जा रही हूं जो आपको रिटर्न भी मिलेंगे। देखिए, मीडिया के मैं प्रश्न और उसके उत्तर दोनों आपको बताऊंगी। पहला प्रश्न है, संचार किसे कहते हैं? उसका उत्तर है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यदि हम सरल शब्दों में कह दें तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार है। इसका दूसरा प्रश्न, संचार माध्यम किसे कहते हैं? सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित और मौखिक, दृश्य या श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार है। तो इस प्रक्रिया को अंजाम देने वाला या मदद करने वाला तरीका संचार माध्यम कहलाता है। देखिए, थर्ड इसका प्रश्न है, संचार के कौन कौन से साधन हैं? आप सब जानते हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, समाचार पत्र, फैक्स, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि संचार के साधन हैं। कहते हैं ना कि आज तो नेट का जमाना है। एक कोने में कुछ होता है, दूसरे कोने में फौरन उसकी गूंज आ जाती है। तो इसका प्रश्न बनता है, संसार गांव में बदल गया है, स्पष्ट कीजिए। ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण का प्रश्न है। देखिए, वर्तमान समय में जो संचार है उसके इतने साधन विकसित हो गए हैं जिसके कारण दूरियां कम हो गई हैं। मनुष्य मानसिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के करीब आ गए हैं। जो जनसंचार के माध्यम है वो क्षण भर में ही एक कोने में होने वाली खबर को दूसरे कोने तक फैला डालते हैं। तो इस कारण ही हम कह सकते हैं कि जो संसार है वो गांव के समान हो गया है। मीडिया का नेक्स्ट प्रश्न, संचार प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो स्रोत है इसका तत्व, एक इनकोडिंग माध्यम है इसका, और एक है इसका प्राप्तकर्ता। संचार प्रक्रिया के तत्व हैं इसमें। तो इसके बनते हैं स्रोत, इनकोडिंग माध्यम, प्राप्तकर्ता और संचार प्रक्रिया तत्व के माध्यम है। नॉइज या शोर किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया में जो बाधाएं आती हैं वो नॉइज या शोर कहलाती हैं। ये मानसिक, तकनीकी और भौतिक कोई भी हो सकता है, जिसके कारण जो संदेश हैं वो प्राप्तकर्ता तक ठीक से नहीं पहुंच पाते। संचार के कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे सांकेतिक संचार, मौखिक संचार,
अमौखिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। अगला प्रश्न, सफल संचार के लिए क्या आवश्यक है? संचार सफल हो इसके लिए भाषा के कोड का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, फीडबैक किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाई गई प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है। अगला प्रश्न है, जनसंचार किसे कहते हैं? जब संचार किसी तकनीकी माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग से संवाद किया जाता है या संवाद करने की कोशिश की जाती है, उसे जनसंचार कहते हैं। संवाद से अर्थ है बातचीत करना, इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें संदेश को यांत्रिक माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है, समूह संचार का उपयोग कहां होता है? समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस के द्वारा हल करने के लिए होता है। यानी कि बहुत से लोग बैठकर किसी विषय पर बातचीत करते हैं। अब है जनसंचार के क्या कार्य हैं? जनसंचार के बहुत से कार्य हैं, जैसे सूचना देना, मनोरंजन करना, जागरूकता फैलाना, निगरानी करना, विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करना। मनोरंजन क्या है? सिनेमा, रेडियो, टीवी आदि जो साधन हैं वो मनोरंजन के प्रमुख साधन कहलाते हैं। जागरूकता की क्या भूमिका है हमारे जीवन में? जो जनसंचार है वो लोगों को जागरूक बनाता है और शिक्षित करता है। देखिए अगला प्रश्न बनता है, निगरानी के अंतर्गत जनसंचार की क्या भूमिका है? जनसंचार माध्यम सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखते हैं, तभी तो कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है। विचार विमर्श के मंच क्या करते हैं? जो विचार विमर्श के मंच हैं वो लोकतंत्र में विभिन्न विचारों की अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके द्वारा विभिन्न लोगों के सामने विभिन्न विचार पहुंचते हैं। संचार प्रक्रिया के तत्व बताइए। देखिए, स्रोत या संचालक, कूटीकरण या एनकोडिंग, संदेश, माध्यम या चैनल, प्राप्तकर्ता या रिसीवर या डिकोडिंग, फीडबैक और शोर, ये सब संचार प्रक्रिया के तत्व हैं। डिकोडिंग का क्या अर्थ है? डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को सही समझना। ये एनकोडिंग से उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश प्राप्त करने वाला प्राप्त चिन्हों और संकेतों के आधार पर सही अर्थ निकाल लेता है। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं? ये वो संचार है जिसमें संचालक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, वह अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। अगला प्रश्न, अंतर्वैयक्तिक संचार का क्या महत्व है? देखिए, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, आमने सामने होते हैं, तब अंतर्वैयक्तिक संचार कहा जाता है। इसका फीडबैक फौरन ही मिल जाता है। आपके इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, द्वारपाल किसे कहते हैं? उसका उत्तर है, द्वारपाल या गेटकीपर वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री पर नियंत्रण रखता है। जनसंचार माध्यमों में बहुत सारे द्वारपाल काम किया करते हैं, यानी कि बहुत सारी जगह जो भी सामग्री होती है उसकी देखभाल की जाती है। तो इस तरह से ये मीडिया के प्रश्न हो गए। मीडिया यानी कि जनसंचार जो है वो इस हमारे 2021 के एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू में पूछा जाने के लिए प्रश्नों के सही उत्तर याद होना कंपलसरी है। तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिएगा, तो आपका एमसीक्यू एकदम ठीक हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू बेस ही जनसंचार के क्वेश्चन दूंगी। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।